आप चित्र को ध्यान से देखो। हमने क्या किया है, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र लिया है, किधर की ओर, अंदर की ओर, जिसमें एक छड़ जो है उसकी लंबाई कितनी है, एल, कैपिटल एल। और इस कैपिटल एल लंबाई की छड़ को हम उसमें घूर्णन करा रहे हैं, जहां उसका कोणीय वेग कितना है, ओमेगा है। कितना है, ओमेगा। समझ में आई बात। और इसी के कारण हमें विद्युत वाहक बल का मान पता करना है। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए कुछ बातों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले लिख लिए कि मान लिया कि पृष्ठतल के लंबवत अंदर की ओर समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एल लंबाई का चालक छड़ ओए, ओए यहां पर लिखना हम यही गलती करते हैं। ओए एल, कैपिटल एल लंबाई का छड़ है, जिसका कोणीय वेग कितना, ओमेगा से वो गति कर रहा है। अब केंद्र ओ से एल दूरी पर एक डीएल अल्पांश लेते हैं इसका, जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत किस वेग से, भी वेग से गति करेगा। थोड़ा सा विचार करो। ई मान लिया जाए छड़ था, मैटर यहीं पर कंफ्यूजन वाला है, उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना। ये छड़ ऐसे से गति कर रहा था, तो छड़ जो घूर्णन गति कर रही है, एक वृत्तीय पथ पर गति कर रही है एक तरीके से, तो यहाँ तो इसका कोणीय वेग होगा। लेकिन छड़ का एक छोटा टुकड़ा ले लेते हैं हम, इस छड़ का छोटा अल्पांश भाग मान लिया जाए, हम ले लेते हैं यहां से यहां तक एक अल्पांश भाग दिख रहा है तुम्हें। जरा नजर ध्यान पूर्वक दोगे तो ये अल्पांश भाग जो ये गति करेगा, तो ये अल्पांश भाग रेखीय गति कर रहा है। बोलते नहीं, फिर से, ये पूरा डंडा जो है, पूरा ये छड़ जो है धातु का, वो ऐसे तो गति कर रहा था, घूर्णन गति कर रहा है। तो वहां तो उसका वेग देखो, वेग दो तरह का होता है, एक रेखीय वेग और एक कोणीय वेग। तो ये जो है ये ऐसे मूव कर रहा है, ये तो ये कोणीय वेग ओमेगा से। लेकिन इसका अल्पांश भाग यदि ले लें, तब कल्पना कीजिए कि जो अल्पांश भाग इसका है वो तो ऐसे गति करेगा। तब बहुत ही कम समय में यदि इसकी गति की बात करें तो गति ऐसे सीधा होगा, रेखीय। आज सीधा होगा इसका मतलब ये छोटा सा छड़ चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे गति कर रहा है। और उसके लिए तुमको फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, जब कोई छड़ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका विद्युत वाहक बल कितना आता था, बीवी एल, जहां एल उसकी क्या थी, लंबाई। बोलते नहीं। तो इसी तरीके से तुम बताओ कि इस छड़ की लंबाई यदि अल्पांश जो भाग है, कौन भाग, अल्पांश भाग, इस छड़ के, देखो हमने कहा कि अल्पांश कितना, हम डीएल की परिकल्पना करते हैं कि डीएल भाग है, चुंबकीय क्षेत्र तो बी ही है, अंदर की ओर ही है, अब कौन वेग से गति कर रहा है, भी वेग से ही गति कर रहा है। तो इसका जो आएगा बताओ विद्युत वाहक बल, वो बी कितना आएगा, बी भी डीएल आएगा कि नहीं आएगा। बोलते नहीं। क्या मेरी बात तुम्हारी समझ में आई, कि पूरा जरूर कोणीय वेग से गति कर रहा है, लेकिन छोटा सा अल्पांश भाग देखेंगे तो इस वृत्तीय पथ में रू ऐसे गति करेगा। इसका मतलब वो कैसे वेग को अपनाएगा, रेखीय वेग को। और यदि कोई छड़ रेखीय वेग भी से गति करती है, तो उसका जो विद्युत वाहक बल आता था, बी भी एल आता था। यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र बी ही है, किस वेग से, रेखीय वेग भी से ही गति को करा रहे हैं। और केवल इसके अल्पांश लंबाई जो है वो एल ना होकर डीएल है। क्या मेरी बात समझ में आई है। तो यह अल्पांश लंबाई के कारण समझो तो उसका जो घूर्णन होगा बाबू, उसके लिए फॉर्मूला लगाएं। चूंकि विद्युत वाहक बल बहुत छोटा होगा, क्योंकि बहुत अल्पांश भाग लिए थे, इसलिए डी ई लिए हैं बराबर डीवी। इस बात को समझे हो कि नहीं। लेकिन क्लास 11th में तुम पढ़े होगे रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध की भी बराबर आर ओमेगा होता है। तो क्या भी की जगह यदि जो भी दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो v बराबर आर ओमेगा होता है, तो यहां से समझो, यहाँ पर तुम सोचो कि r क्या होती है, त्रिज्या। तो ई अल्पांश भाग के लिए r का वैल्यू यहां से यहां तक काम करेगा, कैपिटल एल नहीं काम करेगा, या स्मॉल एम का करेगा।
इसका मतलब भी बराबर आर ओमेगा का जगह भी बराबर एल ओमेगा कर सकते हैं, बोलते नहीं हो। तो यही यहां हमने किया है, भी बराबर कितना एल ओमेगा, और इस एल ओमेगा का वैल्यू भी की जगह हम रख देंगे तो आ जाएगा डी बराबर बी एल ओमेगा डीएल। क्या ये बातें तुम्हारी समझ में आई है कि ऊपर ऊपर चल गया? फिर से जो हम समझाना चाह रहे हैं बउआ, गौर कीजिएगा। मैंने कहा मैंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र, पूरा चुंबकीय क्षेत्र दिखाते नहीं, चुंबकीय क्षेत्र को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं कि मैंने किधर की ओर है, अंदर की ओर। वहां इस सर्कुलर पथ पर समझो एक छड़ है जो गति कर रहा है। छड़ की कुल लंबाई कितनी है? एल है। लेकिन इस एल लंबाई के छड़ के हम कैसे भाग की, एक अल्पांश भाग की चर्चा करते हैं। एक अल्पांश भाग जो कितनी लंबाई का है? डीएल लंबाई का है। तो इस अल्पांश भाग जब ऐसे ये गति करेगा तो ये अल्पांश लंबाई तो ऐसे गति करेगा, तो मान लेते हैं कि ये इधर की ओर किस गति से? भी, क्योंकि रेखीय वेग को अपनाएगा, तो उसका जो वेग होगा भी, तब भी यदि होगा तो उस स्थिति में उसका विद्युत वाहक बल बहुत छोटा आएगा, क्योंकि बहुत अल्पांश लंबाई लिए हैं। तो डी बराबर आएगा, बताओ कितना? बी भी डीएल। लेकिन हमको भी के रूप में नहीं, क्योंकि भी दिया नहीं है, हमें तो दिया है कि कौन वेग से? ओमेगा वेग से गति करता है। तो तुम गति चैप्टर जो पढ़ा था क्लास 11th में, वहां रेखीय वेग और कोणीय वेग में जाकर आपने एक संबंध पढ़ा था, याद करो कि भी बराबर क्या होता है? आर ओमेगा। तो तुम सोचो कि इसके लिए यहां से यहां तक की लंबाई को हम कितना मान लिए? एल, अल्पांश लंबाई से। तो अल्पांश लंबाई से लंबाई एल है, तो ये जो यहाँ ये जो गति कर रही है, ये अल्पांश भाग जो ऐसे गति कर रहा है, उसकी त्रिज्या तो एल हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ भी बराबर हो जाएगा, बताओ कितना? एल ओमेगा। इस एल ओमेगा को यहाँ वैल्यू रख देंगे तो डीई बराबर आ जाएगा भी एल ओमेगा डीएल। या दिस इंप्लाइज करके इसको और सुधार दो कि कितना? बी ओमेगा एल डीएल। कि कैसे लंबाई के लिए? इस छड़ के अल्पांश लंबाई के लिए निकला विद्युत वाहक बल। अब पूरे छड़ के लिए निकालेंगे तब क्या करना होगा? इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो यहां इंटीग्रेशन ऑफ आ जाएगा कौन? डी। यहां इंटीग्रेशन आ जाएगा बी ओमेगा एल डीएल। अभी एल की सीमा कहां से कहां तक है? तो यहां देखो, यहां वेरिएबल एल है, तो एल की सीमा जीरो से कहां तक? हमको जीरो से दूरी कहां तक? एल तक छड़ की लंबाई थी, पूरा लेना है। अब यहां से तुम देखो ई तो आ जाएगा ई, यहां से बी और ओमेगा आ जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट है। और अंदर इंटीग्रेशन हो जाएगा एल डीएल। तो एल डीएल का माने एक्स डीएक्स। तो एक्स डीएक्स का क्या इंटीग्रेशन पढ़े हो? पावर एक बढ़ता है, इसका मतलब कितना? एल स्क्वायर बटा 2। पावर एक बढ़ता है उतने से भाग पड़ता है, तुम पढ़े हो ना इंटीग्रेशन में। अब यहां से तुम बताओ ई बराबर क्या हो जाएगा? बी ओमेगा। इसके जगह क्या भराया जाएगा बताओ? कैपिटल एल स्क्वायर बटा 2 माइनस जीरो के स्क्वायर बटा 2। इसका मतलब कितना आ गया ई के वैल्यू? बी ओमेगा एल स्क्वायर बटा बहुआ 2। या इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्या यहां तक तुमको समझ में आया है कि यहां तक कोई दिक्कत है बहुआ? ये बताओ, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं, यदि दिक्कत है तो याद करो, ओमेगा जो होता था, यदि घूर्णन करने के क्रम में घूर्णन आवृत्ति जो है, उस आवृत्ति को यदि कितना मान ले? एफ। तब ओमेगा किसके बराबर होता है? 2πf। एक जगह और इसका प्रयोग किए थे, याद करो, किए थे। तो ओमेगा किसके बराबर होता है? 2πf। अब कहो कहां से होता है? तो ओमेगा क्या होता है? कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोण बटा समय। तक कोण का एक चक्कर में कितना बनाएगा? 2π। समय तो आवर्त काल के बराबर होगा 2π या 1/t। याद करो कि आवृत्ति होता है, इसलिए समझो तो ओमेगा का वैल्यू कितना आता है? 2πf। तक यहाँ 2πf यदि ओमेगा की जगह भर दे बहुआ तो ई बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 बी। ओमेगा की जगह भरे 2πf। अब गुना बताओ एल स्क्वायर। तो नजर दौड़ाओ, 2 से 2 कट गया,
तो यहां पर गौर करना, BF को हम एक जगह ले आए, आप बताओ अब क्या बच गया, पाई एल स्क्वायर। पाई एल स्क्वायर, एल क्या थी, इस वृत्त की त्रिज्या थी, तब पाई आर स्क्वायर के रूप में नहीं ये है, इसका मतलब ये इस पूरे सर्किल का क्या है, क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये बराबर आएगा बी ए एफ, जहां ए कहां से आ गया, हाँ पाई एल स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल जो है उसको हमने कितना लिया, ए लिया, क्षेत्रफल को ए से सूचित करते हैं। तो ये समझो विद्युत वाहक बल का वैल्यू आ गया, चाहे ये आ गया फ्रीक्वेंसी के रूप में, यदि कोणीय वेग के रूप में देखेंगे तो ये आ जाएगा। क्या इसमें को समझने में कोई दिक्कत है, देख लो। दिक्कत है किसी को, चलिए। देखो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे याद करो आयताकार वाला पढ़े थे तो एक से दूसरा रिलेटेड था। अब अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है बाबू कि किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक वृत्ताकार चकती को घुमाने के कारण विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। सोचो मैं क्या कर रहा हूं, अभी एक छड़ को ऐसे घुमा रहे थे, आप वृत्ताकार क्या ले लिए, चकती, उसको घुमाएंगे तो उसके ही फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो वहां निकालना है विद्युत वाहक बल का मान। थोड़ा सा सेंस लगाओगे तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। चलो इसको हम मिटा दें कि कोई दिक्कत, दिक्कत है यहां तक, दिक्कत यदि नहीं है तो इसको बाबू हम मिटा देते हैं। दो बातें केवल याद रखेंगे कि E बराबर आपको आया 1/2, बताओ कितना, बी ओमेगा एल स्क्वायर, या E बराबर एक आ गया और बी ए एफ। अब बाकी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बाकी को हम सीधे हटा दे रहे हैं बउआ, चलो इतने में काम चल जाएगा हमको। अब नजर दौड़ाओ, अब हम क्या कर रहे हैं गौर कीजिएगा, हमने क्या ले लिया है, फिर चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर, अंदर की ओर हम इतने दिखा रहे हैं, लेकिन तुम समझो कि पूरे क्षेत्र में है समान चुंबकीय क्षेत्र, कोई दिक्कत है, अभी उतना चित्र तो तुम्हारा बना बनाया मिल जाएगा पीडीएफ में, ऐसे इस तरह से है। और इसमें तुमको बताओ कि एक क्या है बउआ, एक वृत्ताकार चकती है, तो चकती के अंदर ही दिख नहीं रहा है, एक्चुअल में पीछे है, समझ रहे हो ना, ये वृत्ताकार चकती है, इस चकती के कारण हमें, इस चकती को घुमाने के कारण विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना होगा, ठीक ना, कैसे निकालोगे, विचार करो। ये चकती को यदि गौर करोगे तो ये चकती इस तरह से पतले पतले इसको स्ट्रिप में काट सकते हैं, बोलते नहीं हो, पूरा चकती जो होगा जो पतला पतला छड़ से ही बना हुआ होगा, बोलते नहीं हो। अब तुम सोचो इस चकती को घुमा रहे हैं तो समझो एक छड़ को घुमाने में, एक क्षण में को घुमाने में जो विद्युत वाहक बल का वैल्यू आएगा वो वही आएगा, कितना, बी ए, कितना एफ, या कह सकते हो 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, की कोई दिक्कत, ये निकालने नहीं गए हैं, पिछला में हम निकाले थे, तीसरे सीधे लगा सकते हैं कि किससे, चकती जो होते हैं वो पतले पतले चालक छड़ के रूप में ही होगा, उसको काटेंगे तो, और एक का हमने निकाला कितना, कितना, चाहे 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर या बी एफ। अब तुम जरा ध्यान पूर्वक देखो तो एक दूसरा के लगभग पैरेलल है, बोलते नहीं, यदि स्ट्रिप को ऐसे सजाओगे तो लगभग एक दूसरे के पैरेलल दिखेगा, इसका मतलब वहां धारा का प्रवाह पैरेलल पैरेलल स्थिति में हो रही है, बोलते नहीं हो। और पैरेलल का रूल क्या कहता है, पैरेलल जब भी हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं किसी चीज को तो धारा तो बढ़ती है, वोल्टेज नहीं बढ़ता है। अब विद्युत वाहक बल एज ए विभवांतर के रूप का ही है, तब क्या यहाँ विद्युत वाहक बल बटेगा,
इसका मतलब सबको कितना मिलेगा, BF। इसका मतलब परिणामी कुल जो विद्युत वाहक बल होगा वो भी कितना होगा, BF। काम खत्म हो गया। कुछ इसमें बाहर था, समझे मेरी बात को, कि जब शक्ति को हम लिखते हैं तो शक्ति का कुल यदि विद्युत वाहक बल निकालना है तो हम सोच रहे हैं कि उसको पतले 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 पतले, पूरा ऐसे ना रहेगा जी। तुम देखो तो ये पूरा इसी तरह से तो पतला पतला किससे बना होगा, स्ट्रिप से, नहीं रहेगा ऐसे। और हम एक जो इसका स्ट्रिप है, एक पतला जो छड़ है उसका हम निकाल लिए विद्युत वाहक बल। तो जानते हो कि अभी भी निकाले थे कि एक छड़ को जब हम घूर्णन कराएंगे तो उसका विद्युत वाहक बल BF के बराबर होगा। अब हम देख रहे हैं कि एक है जो दूसरे के जस्ट एकदम कैसा पैरेलल की स्थिति है, क्योंकि वो बिल्कुल इतना निकट निकट है कि आपको जो डिफरेंस है वो पता ही नहीं चल रहा है, बहुत डिफरेंस कम है। तब मान लेते हैं कि लगभग वो एक दूसरे का क्या है, क्योंकि फिजिक्स कहता है बहुत छोटे मान की गणना होती नहीं है। तो ये सब एक दूसरे के पैरेलल की स्थिति दिख रही है। पैरेलल में क्या होता है, विद्युत वाहक बल बटेगा नहीं, बटेगा नहीं, विद्युत वाहक बल एज ए विभवांतर की तरह होता है, और विभवांतर कभी समानांतर क्रम में बंटता नहीं है। इसका मतलब सबका विद्युत वाहक बल वही होगा, एक का BF तो सबका, तो पूरी शक्ति का कितना BF। क्या समझ गए हो, क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो आराम से तुम देख सकते हो जो मैंने किया है, जो तुम्हारा PDF में यही रहेगा बाबू, गौर करना। पहले इसको पढ़कर देख लो कि माना कि पृष्ठ तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र में B में L लंबाई का चालक छड़ OA और कोणीय वेग ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रही है। O से L की दूरी कितनी, O से L की दूरी जो थी, O से L दूरी पर लिखे है ना, O से L दूरी पर DL L5 की लंबाई लेते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत किस वेग से, B वेग से गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यदि बात करें तो। अब ध्यान देना, अब यहाँ से D बराबर BDL लगाए, वहीं V बराबर R ओमेगा लगाए, तुम जान रहे हो कि R की जगह क्या भर जाएगा, L, तो L ओमेगा, फिर इसको तो एकदम आसान हल करना है जी। फिर वही फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी की स्थिति में आ गया, बताओ। अब IL स्क्वायर की जगह हम ले लिए A, तो हो गया BAF, ये कोई दिक्कत। अब जब इसको देख लिए तो इसको देखो कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती धातु की शक्ति से EMF। वही बात कही कि माना कि पृष्ठतल के लंबवत अंदर की ओर समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक L लंबा एक धातु की शक्ति ओमेगा वेग से कोणीय गति कर रही है। स्पष्ट है कि शक्ति अनंत अनंत लंबाई के छड़ जो L माने हैं उससे बना हुआ है। प्रत्येक छड़ का प्रेरित EMF बताओ, अनंत लंबाई, अनंत ऐसे छड़ से बना हुआ है L लंबाई के छड़ से, तो तुम बताओ एक से कितना हो जाएगा, 1/2 ओमेगा B ओमेगा L स्क्वायर या BF। अब नीचे लिख दें कि सभी छड़ पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा, समान होगा, तथा छड़ें समानांतर क्रम में है तो परिणामी EMF एक छड़ के EMF के ही क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए E बराबर आ जाएगा 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर या BF। इससे तो आसान कोई थ्योरम हो ही नहीं सकता। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, तो अब आंकिक प्रश्नों पर कुछ बात करते हैं बाबू।